कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहले लेक्चर में हमने कहा था इंटेलिजेंस क्या होता है। हमने 2-3 साइकोलॉजिस्ट का व्यू पढ़ा जो हमारे सिलेबस के अंदर है। अब है बेटा ये जो इंटेलिजेंस होती है इसका नेचर क्या है या इसके कैरेक्टर्स क्या है। पहली चीज जो आप याद रखोगे, इंटेलिजेंस इज एन इनेट, इंटेलिजेंस इज एन इनेट। इनेट मतलब इनबॉर्न। ये क्या होती है बेटा? इनबॉर्न, इनेट, नेचुरल पावर, इनेट नेचुरल पावर, इनेट नेचुरल पावर एंड नॉट एक्यूर्ड, एंड नॉट एक्यूर्ड, एंड नॉट एक्यूर्ड। इंटेलिजेंस क्या होती है बेटा? इनेट नेचुरल पावर एंड नॉट एक्यूर्ड। मगर हमारे अंदर बेटा इंटेलिजेंस इंक्रीज हो सकती है। इंटेलिजेंस क्या हो सकती है? नॉलेज एंड हार्ड वर्क इंक्रीजेस द इंटेलिजेंस, मगर वो डिटरमाइन नहीं करते हैं इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस एक इनेट पावर है। ये क्या है बेटा? इनेट पावर, इनबॉर्न। ठीक है बेटा, इसको हम एक्यूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय नॉलेज एंड हार्ड वर्क, बाय नॉलेज एंड। वरना बेटा ये एक्यूरेट नहीं है, ये बेटा इनेट है। ये क्या है? एक्यूरेट। हम क्या कर सकते हैं इसका? या तो हम बेटा इसको इंक्रीज कर सकते हैं या तो बेटा ये एक्यूरेट से डिक्रीज भी हो सकती है। अगर अख इंटेलिजेंट बच्चे डल बच्चन सत लगे 2 रेतन 3 रेतन, उसकी इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाएगी। उसी तरह अगर एक वीक स्टूडेंट, अच्छे कंपेनियंस उसको मिलेंगे, अच्छे दोस्त उनको मिलेंगे जो पढ़ाई करने वाले हो, जो हार्ड वर्किंग हो, वो इसके अंदर भी ये क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मगर हम कहते हैं इंटेलिजेंस इज एन इनेट नेचुरल पावर एंड नॉट एक्यूर्ड। पहला कैरेक्टर। दूसरा, ये जो बेटा इंटेलिजेंस है इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये डिफरेंट होती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये डिफरेंट होती है, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंडिविजुअल डिफरेंस। क्योंकि बेटा हर कोई इंडिविजुअल अलग अलग होता है। उसकी नीड, उसकी एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी, उसके वैल्यूज, हर एक चीज अलग अलग होते हैं। दैट इज वाई इंटेलिजेंस इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके बाद बेटा इसका मेन काम क्या होता है? इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन लर्निंग, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन लर्निंग। किसमें हेल्प करती है? लर्निंग में बेटा, लर्निंग थिंग्स, खाली इसी में नहीं, एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स, इंटेलिजेंस का मतलब खाली इतना ही नहीं है आप कितना पढ़ते हो, आप कितने किताबी कीड़े हो, नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है बेटा हाउ यू कैन फेस टफ सिचुएशंस इन लाइफ, हाउ यू कैन सर्वाइव अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, हाउ यू कैन कंट्रोल योर एबिलिटीज, योर इमोशंस ड्यूरिंग द टफ कंडीशंस ऑफ लाइफ। टफ कंडीशंस के अंदर आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हो, इंटेलिजेंस वो भी है। इंटेलिजेंस खाली पढ़ाई करना नहीं है। इट हेल्प्स मैन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स मैन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये एक इंसान को हेल्प करती है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। मैंने बोला पिछली बार भी,
हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम। अगर इस लड़की की लाइफ में प्रॉब्लम है, ये बहुत टाइम तक सोचती है, इसको सोल्यूशन नहीं मिलता है, ये अपनी प्रॉब्लम इसके साथ शेयर करती है। जब इसको ज़ैनब सोल्यूशन बताती है, ये अपनी जगह सोचती है, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, मेरे दिमाग में ये बात, अगर ज़ैनब के दिमाग में ये बात आई, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। हम कहते हैं बेटा क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिंपल थिंकिंग। एक होती है ऑर्डिनरी सोच जो सबके पास होती है, दूसरा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग। हम अक्सर बोलते हैं, अब आप ही कुछ सोचो ना, आपको अच्छा आइडिया मिलता है, मुझसे भी आपको अच्छा आइडिया मिलता है, अपने दोस्त को बोलते हैं, अपने कज़न को बोलते हैं। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, आप मुझसे अच्छा सोचते हो, आप मुझसे अच्छी तरह से आपको आइडिया मिलता है, आप ही सोचो। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं इट हेल्प्स मैन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। उसके बाद बेटा आप देखिए हेरिडिटी, 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 हेरिडिटी exercises a good deal on influence, a good deal on, a good deal of influence, a good deal of influence on intelligence। मतलब इंटेलिजेंस डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी। ठीक है बेटा, जो हेरिडिटी होती है ये भी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है, किसी का कितना इंटेलिजेंस होना या किसी का वीक होना। इट ऑल्सो डील्स विद द हेरिडिटी। आपने बेटा 10th क्लास में हेरिडिटी पढ़ा है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो बेटा हमारे पेरेंट से जो हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं वो भी इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा असर करते हैं। ठीक है बेटा, उनका भी इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस पे है, क्योंकि हम कहते हैं ये क्या होता है बेटा, इनेट नेचुरल पावर। तो इनेट नेचुरल पावर हमें कहां से होगा, पेरेंट्स से। आपने पढ़ा है 10th क्लास में फ्रॉम द डेयरी ऑफ ए यंग गर्ल एनी फ्रैंक, वो ज्यादा टॉकटिव होती है, वो ज्यादा शोर करती है, जिसपे उसको बेटा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिलती है, मगर वो खुद कहती है ये आदत मुझे कहां से मिली, मां से मिली। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं हेरिडिटी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंटेलिजेंस पे। और एक चीज जो आपके दिमाग से आज कंसेप्ट क्लियर होगा, इंटेलिजेंस इज नॉट ए मेमोरी। अक्सर लोग समझते हैं इंटेलिजेंस इज नॉट ए मेमोरी, इंटेलिजेंस मेमोरी नहीं है। आपको मालूम है मेरे दोस्त को गॉड गिफ्ट है, उसको खुद लर्न होता है, वो पेपर में खुद छापता है, हम दिन भर लर्न करते होते हैं, वो खेलता रहता है। अक्सर हम कहते हैं बेटा, ठीक है, इंटेलिजेंस इज नॉट ए मेमोरी। फिर क्या है ये, अगर ये मेमोरी नहीं है फिर क्या है, ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन may have a dull memory, or vice versa, मतलब इंटेलिजेंस मेमोरी के साथ रिलेटेड नहीं है, इंटेलिजेंस मेमोरी के साथ रिलेटेड। एक इंटेलिजेंट पर्सन की मेमोरी डल भी हो सकती है, क्योंकि बेटा हम कहते हैं इंटेलिजेंस बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क पे बिलीव करती है, हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करती। जो बड़े बड़े एग्जाम्स, सिविल सर्विस एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, अगर वो बेटा हार्ड वर्क पे फोकस करेंगे हो जाएगा फिर इतना सिलेबस कंप्लीट। मतलब आप यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, आप देखते हो 24 चैप्टर्स, 28 चैप्टर्स, केएस के अंदर इसी पॉलिटिकल के 82 चैप्टर्स हैं। अगर आप पहले से ही बोलोगे हमें 82 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फिर रिवीजन करना है, स्मार्ट वर्क, 10-15 साल के पेपर्स देखते हैं वो, उसके बाद उनके अंदर से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालते हैं, खाली उतना ही पढ़ते हैं, खाली उतना ही पढ़ते हैं।
ठीक है बेटा, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होता है, जो पर्सन होता है, वो बिलीव करता है स्मार्ट वर्क। इसीलिए मेमोरी और इंटेलिजेंस का कोई दूर दूर तक ही वास्ता नहीं है। उसके बाद बेटा सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, socio-economic and cultural factor, as well as racial difference, affects intelligence, ठीक है बेटा। सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर एज वेल एज रेशियल डिफरेंस अफेक्ट्स इंटेलिजेंस। अब देखिए बेटा सोशियो एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, हम कहते हैं बेटा आप देखिए जो सोसाइटी में सबसे लोअर स्टेटस पे उसको जब फैसिलिटी ही नहीं मिलती है, कैसे इंटेलिजेंस डेवलप होगी उसके अंदर, या इकोनॉमिक फैक्टर्स। हम आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जिनके पास कंप्यूटर है और कितने ऐसे नहीं है जिनके पास नहीं है, ठीक है बेटा। हम कहते हैं जब हम बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो उस फैसिलिटी का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट बनते हैं। मतलब जिन बच्चों के पास कंप्यूटर्स है उनको और एक नॉलेज आपसे एक्स्ट्रा मिलती है, कंप्यूटर की नॉलेज, ठीक है बेटा, क्योंकि हर एक चीज में कोई ना कोई स्किल है, हर एक चीज में, ठीक है बेटा। हम इसीलिए कहते हैं सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां कल्चर डिफरेंट है, जिस कल्चर में आप एडजस्ट नहीं हो पाते हो, ठीक है, तो हम कहते हैं सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर एज वेल एज रेशियल डिफरेंस। आप देखिए यहां बेटा ब्लैक्स, व्हाइट्स, नेग्रोज, सोसाइटी में लोगों का नजरिया, जिसको आप एप्रीथर्ड भी बोलते हो, सोसाइटी में लोगों का नजरिया, अगर वो कितने भी ये होते हैं उनको बोलते हो आप दूर हो, अनटचेबल्स, ठीक है। तो हम कहते हैं ये चीजें भी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। उसके बाद एक पॉइंट आप दिमाग से निकालिए जो अक्सर हमारी सोसाइटी में होता है, देयर इज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ड्यू टू डिफरेंस इन सेक्स एंड जेंडर। कम इंटेलिजेंस, लड़के से ज्यादा इंटेलिजेंट या लड़के से ज्यादा इंटेलिजेंट, कोई से कम इंटेलिजेंट नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ड्यू टू डिफरेंस इन सेक्स एंड जेंडर। मतलब हम कहेंगे सोसाइटी में मेल ज्यादा इंटेलिजेंस है, फीमेल ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों, ठीक है बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्स और जेंडर सेम नहीं होता? सेम तो होते हैं, मैंने लिखा ना बेटा सेक्स एंड जेंडर, ठीक है बेटा, या सेक्स और जेंडर भी आप लिख सकते हो, वो जरूरी नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूं और भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, या ऐसे लिखिए बेटा सेक्स एंड जेंडर, कोई बात नहीं। तो हम कहते हैं बेटा सोसाइटी में इस बात में भी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है बेटा, सोसाइटी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल है, इंटेलिजेंस में डिफरेंस नहीं है। या बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेलिजेंस इज नॉट birthright। इंटेलिजेंस जो है ये किसी का बर्थ राइट नहीं है, बर्थ राइट ऑफ पर्टिकुलर रेस और ग्रुप, बर्थ ऑफ पर्टिकुलर रेस और ग्रुप। इंटेलिजेंस किसी का बर्थ राइट नहीं है, चाहे कोई रेस है या चाहे कोई ग्रुप, इंटेलिजेंस सबके लिए सेम, बर्थ राइट ऑफ ग्रुप और पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसके लिए वो सेम नहीं है। या ये किसी का बर्थ राइट नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, वो बड़े खानदान में पैदा हुआ है इसलिए वो इंटेलिजेंट है, जो ना यहाँ सईद अक्सर करते हैं, वो शादी खाली सईद खानदान में ही करते हैं,
उनको लगता है बाकी कोई हमारे लायक नहीं, तो ये किसी का बर्थ राइट नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता, मेरी माँ की भी शादी वो भी सही है। मैं बोल रहा हूँ बेटा ये एक जमाने की मिथ थी, अब एक्सेप्शंस अभी भी होती है। तो कोई बात नहीं बेटा, अब क्या है ये मैं बोल रहा हूँ हमारी सोसाइटी के अंदर ये मिथ्स होती थी। चलिए कभी कभी बेटा ये मिथ भी है, कहीं किसी जगह ये प्रैक्टिकल भी है, तो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट ओपिनियंस है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट टॉपिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस ये बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे सिलेबस में 4 थ्योरीज है। हमारे सिलेबस में कितने थ्योरीज है बेटा? 4, मगर हमें 8 पढ़नी है। अब आप बोलोगे क्यों? अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा जो हमें पहली थ्योरी पढ़नी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 3 थ्योरीज और पढ़नी है, तब जाके वो अंडरस्टैंड होगी। मैं तो वही पहले आप बात सुनो, मैं वही बेटा बोल रहा हूँ। अगर मैंने डायरेक्टली वही थ्योरी पढ़ाई आप बोलोगे सीधे सर ये समझ नहीं आई, ठीक है। इसीलिए वो तीनों अगर फिर आप एग्जाम के लिए भी लर्न नहीं करोगे, मगर वो तीनों आपकी बेस है उस थ्योरी के लिए। जो बेटा आपको अंडरस्टैंड करनी है वो बेस है उस थ्योरी के लिए, ठीक है। वरना हमारे सिलेबस में 4 ही थ्योरीज है, हमें वही 4 पढ़नी थी। मगर ये जो हम 3 एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे ये उस पहली थ्योरी को हम अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने वो थ्योरी ऐसे ही पढ़ाई आपको बेटा वो समझ नहीं आएगी। इसीलिए पहले मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारी थ्योरीज इंटेलिजेंस के रिलेटेड दी है, मगर हमने इन थ्योरीज को 2 अप्रोचेस में क्लासिफाई किया है। द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस proposed by psychologists can be categorized into 2 types. पहला साइकोमेट्रिक अप्रोच, and second one is structural approach. Psychometric approach and structural approach. और बेटा इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का हम और एक नाम बेटा रखते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इस अप्रोच के ये 2 नाम है। इसी का नाम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी है, इसी का नाम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच भी है। अब आप बेटा पहले लिखिए साइकोमेट्रिक अप्रोच, इसको आप बेटा अंडरलाइन कीजिए, साइकोमेट्रिक अप्रोच। According to this approach, intelligence is an aggregate of abilities. Aggregate मतलब full aggregate of abilities, full stop. It expresses the individual's performance. In terms of the individual's performance in terms of a single
index in terms of a single index of cognitive abilities. Single index of cognitive abilities. तो ये अप्रोच हमें क्या कहता है? इंटेलिजेंस एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, मतलब इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज आती है और इन सारी एबिलिटीज को एक सिंगल इंडेक्स एबिलिटी कंट्रोल करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव एबिलिटी। और कॉग्निटिव एबिलिटी में बेटा क्या आता है? रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इंटेलिजेंस अब किस पे डिपेंड है बेटा? कॉग्निटिव एबिलिटी पे, जो ये अप्रोच है। क्योंकि ये क्या कहता है? इंटेलिजेंस जो है इट इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज एंड दीज एबिलिटीज कैन अंडर ए सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अब लिखिए बेटा दूसरा, स्ट्रक्चरल अप्रोच या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। बुतुल्हा डेरखिट जेपी गिलफोर्ड का मॉडल, मगर फिर वहां आपको ये समझ नहीं आता ये स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या था, वो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या था। हमें वरना पढ़ना था जेपी गिलफोर्ड मॉडल। ठीक है, अब आप लिखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये हमें क्या बोलता है? इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस people use in intellectual reasoning. People use in intellectual reasoning and problem solving full stop. The major focus of this approach is on how intelligent person acts. तो बेटा ये अप्रोच हमें क्या बोलता है? ये अप्रोच हमें बेटा बताता है एक इंडिविजुअल तभी इंटेलिजेंट है जब इसको इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। जब इसको क्या आता हो बेटा? अच्छी तरह से रीजन करना, अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये बिलीव करती है किस पे बेटा? स्ट्रक्चर पे नहीं, ये बिलीव किस पे करती है बेटा? हाउ इंटेलिजेंट पर्सन रिएक्ट्स। उसके बाद बेटा rather than focusing on structure of intelligence, or its underlying dimensions, कोई बात नहीं बेटा, अंडरलाइंग डायमेंशंस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच emphasizes studying cognitive function, underlying intelligent behavior. Emphasizes studying cognitive functions, underlying intelligent behavior.
इन्होंने कहा ठीक है कॉग्निटिव एबिलिटी पे ही इंटेलिजेंस डिटरमाइन करता है, मगर हम उसका स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, ये जो इंटेलिजेंट पर्सन है ये कैसे बिहेव करता है, अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। ठीक है बेटा, जब इसको टफ सिचुएशन मिलती है ये कैसे बिहेव करता है। मतलब ये जो अप्रोच है ये कहता है इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कॉग्निटिव एबिलिटी का क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना। और बेटा इंटेलिजेंस डिपेंड किस पे करती है, कॉग्निटिव एबिलिटी पे। किस पे बेटा, ये बिलीव करता है इंटेलिजेंस डिपेंड करती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे, जो हमें कैसे पता चलती है, हाउ ए पर्सन रिएक्ट्स टू एनी सिचुएशन, हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन रिएक्ट्स टू एनी सिचुएशन। ये स्ट्रक्चर पे बिलीव नहीं करती। ठीक है बेटा, ये बिलीव करती है इंटेलिजेंट इंडिविजुअल के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे वो रिएक्ट करता है किसी भी सिचुएशन के साथ। ठीक है, तो कल अब हम सिलेबस की पहली थ्योरी पढ़ेंगे।